सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का एक नए सीरीज में। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस यू कि हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है, एमसीक्यू धमाका सीरीज, वो लॉन्च होने जा रही है। शुरुआत करेंगे हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के पहले चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोस से, ईट मनके और अस्थिया, और बाकी आगे चल के क्लास 11 हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज को भी शुरू किया जाएगा विदिन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर। उसके बाद क्लास 12 सोशियोलॉजी, क्लास 11 सोशियोलॉजी, देन क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी, सारी चीज़ों को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अभी बेसिकली शुरुआत करी गई है क्लास 12 हिस्ट्री से। एंड इस एमसीक्यू धमाका सीरीज में खास चीज़ें क्या है, फीचर्स क्या क्या। सबसे पहली चीज़ कि हमने मोर दैन 100 क्वेश्चन को कंपाइल करा है। हमारी कोशिश क्या है, एंड हमने किसी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करा है। वी हैव नॉट रिपीटेड एनी क्वेश्चन। तो हमने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हर एक चैप्टर में कंपाइल करे हैं। एंड खास बात क्या है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से यू कि आपको इस एमसीक्यू सीरीज को अटेंड करने के बाद एग्जाम में सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कोई भी चीज़ पूछी ही नहीं जाएगी जो इस एमसीक्यू सीरीज में हमने नहीं कवर करवाया हो। सो आपको पूरी तरीके से यहाँ पे एश्योरेंस मिल रहा है। उसके अलावा हाई क्वालिटी क्वेश्चंस विल बी देयर। पहली चीज़ तो भाई कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, एंड दूसरी चीज़ कि हाई क्वालिटी क्वेश्चंस विल बी देयर, बहुत उम्दा क्वालिटी के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि हम लोग इस एमसीक्यू सीरीज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन्ड मैनर में आपके सामने रखेंगे। ना केवल आपको क्वेश्चंस का आंसर बता के भगा दिया जाएगा, बल्कि आपको चीज़ों को एक्सप्लेन भी करा जाएगा। वी आर गोइंग टू एलैबोरेट द थिंग्स टू कि भाई ये कैसे हुआ, इसका मतलब क्या होता है। एंड चौथी चीज़ क्या है, द फोर्थ फीचर इज कि हम इस एमसीक्यू सीरीज को बाइलिंगुअल मैनर में द्विभाषीय तरीके से लॉन्च करने जा रहे हैं। यानी कि अब हिंदी मीडियम के बच्चों को कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, वो भी यहाँ के एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। पहले बहुत कंप्लेन होती थी उनकी कि सर आप जो ये एक्सप्लेनेशन देते हो वो तो बाइलिंगुअल होता है, उसमें हमें चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन आप जब स्लाइड पे चीज़ों को लिखते हैं तो वो केवल अंग्रेजी में होता है, एंड हमें अंग्रेजी में समझ नहीं आती चीज़ें। तो अगर आप स्लाइड में भी हिंदी में चीज़ों को लिख सके तो हमारे लिए बहुत सहूलियत होगी। तो हमने क्या कहा कि भाई आपके लिए नोट्स ना अलग से बाइलिंगुअल मैनर में हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, उन पर काम भी चल रहा है। लेकिन अभी हमने एमसीक्यू सीरीज में क्या करा कि अब उनको ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, इसीलिए स्लाइड्स भी उनके लिए इंग्लिश में भी बनवाए, हिंदी में भी बनवाए। इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो अच्छे से कंफर्टेबल होंगे, एंड हिंदी में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अच्छे से कंफर्टेबल हो पाएंगे। एंड हिंदी ना केवल हिंदी मीडियम के बच्चे बल्कि किसी भी अलग बोर्ड के बच्चे, जैसे यूपी बोर्ड में या बीएससीबी में, बिहार बोर्ड में बहुत सारे बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम में ऑप्ट करते हैं, तो वो भी यहाँ के अपनी एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज हर एक बोर्ड का पार्ट है, इंडिस्पेंसेबल पार्ट है। हर एक बोर्ड में बहुत दबा के भारी तादाद में पूछा जाता है। तो इंग्लिश प्लस हिंदी किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, किसी भी मीडियम के बच्चे हो, डज नॉट केयर, वो यहाँ आके एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन भी बाइलिंगुअल है, आपकी जो साइड्स है वो भी बाइलिंगुअल है। एंड अब आगे आते हैं एमसीक्यू सीरीज के कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। ये जो एमसीक्यू धमाका हमने लॉन्च किया है, जो बेसिकली ये 100 क्वेश्चन है वो एक वीडियो में तो कवर कराए नहीं जाएंगे। उसके लिए तकरीबन हमने सोचा है 5 पार्ट में वीडियोस को लॉन्च किया जाए। 5 पार्ट यानी कि हर एक वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे, एंड 20 क्वेश्चन जो होंगे वो 3 लेवल्स में बटे हुए होंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में सारे आपके वन लाइनर आने वाले हैं। वन लाइनर मतलब एक शब्द में या एक सेंटेंस में जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसा आपने अगर सैम्पल पेपर को सॉल्व किया होगा, या आपने हमारी वीडियो को देखा होगा सैम्पल पेपर जहाँ पे हमने सॉल्व किया है, या जब हमने एनालाइज किया तो वहाँ पे हमने सारी ही कैटेगरी के क्वेश्चन को देखा था कि वन लाइनर क्या होता है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, कैसे कहाँ से पूछा जाता है, एग्जर्व्ड बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, कैसे वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से अलग है, फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन क्या है, फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन क्या होता है। तो आप ज़रूर उन दोनों वीडियोज़ को देखें। पहला तो आप सैम्पल पेपर को जो हमने सॉल्व किया उसको देखें, देन हमने जो सैम्पल पेपर को एनालाइज किया उसको देखें। तो लेवल 1 में आपके वन लाइनर एमसीक्यूज होने वाले हैं, 10 क्वेश्चन होंगे लेवल 1 में। लेवल 2 में आपके थोड़ा सा हमने लेवल को हाई रखा है, थोड़ा सा हमने बढ़ाया, कठिन किया लेवल को। तो लेवल 2 में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, इनमें आपके चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, फिर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी होंगे। उसके बाद हमारे पास लेवल 3 आता है। लेवल 3 में आपके पास आएंगे द असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जो अभिकथन और तथ्य वाला होता है उसको पूछा जाएगा। फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड फिर जो एग्जर्व्ड होता है, जो बुक्स के चैप्टर्स के बीच से ही चीज़ों को निकाला जाता है, फिर उनसे आपके सामने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमने देखा था कि सैम्पल पेपर जब हमने सॉल्व किया था तो वी हैव सीन कि वहाँ पे वीर शब्द ट्रेडिशन के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, एंड कहा गया है कि इस ट्रेडिशन की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने इस ट्रेडिशन को खोजा था, किसने स्थापित करा। तो उस एग्जर्व्ड में तो बसावना की बात नहीं करी गई थी, लेकिन वो एग्जर्व्ड लिंगायत और वीर शब्द ट्रेडिशन का था। तो अगर आपने उस एग्जर्व्ड को अच्छे से पढ़ा नहीं है, एंड बुक में उसके बारे में नहीं नॉलेज गैदर किया, तो आप कैसे बता पाते कि वीर शब्द ट्रेडिशन को बसावना एस्टैब्लिश करते हैं, बसावना फाउंड करते हैं। तो लेवल 3 में आपके एग्जर्व्ड बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन होने वाले, एंड असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन होने वाले। तो गेटिंग स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लेवल 1, ये तो पहला 10 क्वेश्चन आने वाला है, तो लेवल 1 का होगा। उसके बाद लेवल 2, एंड देन वी विल सी द लेवल 3। आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन एंड हो जाए, यानी कि क्वेश्चन हम पूरा पढ़ लें, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, देन आपको क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि चैट बॉक्स में जब वीडियो प्रीमियर हो रही होती है तब तक ही वो चीज़ें एक्टिव है, उसके बाद हम उस पर रिएक्ट नहीं कर सकते। अगर कमेंट बॉक्स में चीज़ें अवेलेबल है तो
हमारे लिए सहूलियत होगी कि हम आपके आंसर्स को चेक भी कर पाएंगे एंड अगर आपने कहीं गलती की है तो उसको हम लोग इलेबोरेटली आपके सामने एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। सो आप जितने भी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें, कोशिश करें कि आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें, आपके फायदे के लिए कहा जा रहा है। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। द क्वेश्चन इज विच वाज द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा जाने वाला स्थल कौन सा था? क्या वो मोहनजोदड़ो था? क्या वो हड़प्पा था? क्या वो शॉर्तोगई था? क्या वो राखीगढ़ी था? आपको क्या करना है, पाउज द वीडियो को यहीं पे पाउज करें, सोच समझ के अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। सिंपल, आपको पूरे आंसर को नहीं लिखना, 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो आपको पॉज करना है एंड डू कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो नाउ होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर एंड चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया तो वी हैव सीन कि इस चैप्टर को इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर पूरी तरीके से चैप्टर है, तो हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ना हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो वहीं पे ही आंसर छिपा हुआ। क्यों कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन? बिकॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। पहली साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसको डिस्कवर किया गया या स्कैवेट किया गया, दैट वाज हड़प्पा। 1920 में जो हमारे दयाराम सैनी हैं, हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, जॉन मार्शल के बहुत ज़्यादा चहे थे, वो जाके हड़प्पा को एक्सकेवेट करते हैं एंड वहाँ से बहुत सारे भारी मात्रा में एविडेंसेस लाके जॉन मार्शल के सामने रखते हैं। इसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो को एक्सकेवेट किया जाएगा राखलदास बैनर्जी द्वारा एंड उसके बाद ऑफिशियली इन 1924 क्या करेंगे जॉन मार्शल अनाउंस करेंगे कि हमने एक नई सिविलाइजेशन को खोज लिया है जो कि हो सकता है मेसोपोटामिया या इजिप्ट से भी पुरानी हो। अगर पुरानी नहीं है तो उसके कंटेम्प्रेरी तो है ही, उसके समकालीन तो है ही। तो द करेक्ट आंसर वुड बी द ऑप्शन बी, हड़प्पा। यानी कि जो पहला साइट हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिस्कवर किया गया है या इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवर किया गया है, दैट इज हड़प्पा। इसीलिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो मेजर सिटीज हैं वो इंडस वैली के अराउंड बसे हुए हैं एंड उस जमाने में जितनी भी सिविलाइजेशन थी ना वो रिवरीन सिविलाइजेशन हुआ करती थी, यानी कि नदियों के किनारे बसे थे लोग। जैसे आप इजिप्ट के केस में देखें तो नील नदी के किनारे लोग बस रहे हैं, जैसे मेसोपोटामिया में हमने देखा था कि लोग टिग्रिस और यूफ्रेटिस के किनारे बस रहे हैं, ऐसे ही इंडिया में भी इंडस वैली के किनारे लोग बस रहे थे। तो द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। उसके बाद मोहनजोदड़ो का डिस्कवर किया जाएगा एंड राखीगढ़ी इज वन ऑफ द लेटेस्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। इसको शायद इस डिकेड में डिस्कवर किया गया है एंड इस पर बहुत ज़्यादा अभी एक्सकवेशन चल रही है, तो होप कि हमें बहुत ज़्यादा एविडेंसेस यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। आपके लिए जितनी भी चीज़ें क्लियर की जा सकती थी इस क्वेश्चन में, होप कि हमने किया है। एंड आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि डैश इज सेड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। की डैश को, ये जो डैश खाली जगह है उसको, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पे कोई प्लेस का नाम होगा, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई है। इस जगह को हड़प्पा सभ्यता का जन्म स्थान कहा जाता है। जब हमने बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था तो इस जगह का नाम आया था। आपको बताने कि क्या हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हड़प्पा से हुई थी या बनावली से हुई थी या कोट दिल्ली से हुई थी या मेहरगढ़ से हुई थी। अगेन आपको इस वीडियो को पॉज करना है एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। तो कहाँ से हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई है? होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट के ऊपर, आंसर पार्ट के ऊपर कि क्या है आंसर। तो जब हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा तो व्हाट वी हैव सीन, हमने क्या देखा? हमने देखा कि इस सिविलाइजेशन की जो शुरुआत है वो तो बहुत पहले हुई है। इस सिविलाइजेशन से पहले भी इस जगह पे जहाँ पे इंडस वैली के अराउंड ये सिविलाइजेशन बसा है, वहाँ पे छोटे छोटे कल्चर्स हुआ करते थे, छोटी छोटी सभ्यताएं हुआ करती थी। उन सभ्यताओं की शुरुआत हुई थी मेहरगढ़ से। कहा जाता है कि इस रीजन में, इस पूरे इंडस वैली के रीजन में, जो ये बलूचिस्तान पंजाब का इलाका है, वहाँ पे अगर आप मेहरगढ़ को मैप में देखना चाहें तो यहाँ पे हमारा मेहरगढ़ है। इस पूरे इलाके में यही हमारा कोर बेल्ट है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स आर लोकेटेड इन दिस रीजन, जहाँ पे सर्कल किया जा रहा है। तो मेहरगढ़ में ही जो कल्चर्स है वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि यहीं पे सबसे इनिशियल फार्मिंग के अवशेष मतलब एविडेंस मिले हैं इस पूरे इलाके में एंड यहीं पे हमें छोटी छोटी झोपड़ियों के बनाने के भी अवशेष मिले जिन्होंने आगे चल के बड़े बड़े घरों का रूप लिया होगा, जो कि आगे आप देखेंगे मोहनजोदड़ो के शहर में, हड़प्पा के शहर में बनाए जाते हैं। तो ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि प्रोबेबली मेहरगढ़ वाज द प्लेस जहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है। इसीलिए हमने कहा कि इज सेड टू बी, इसको कहा जाता है, ऐसा नहीं कि ये फैक्ट है कि मेहरगढ़ इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऐसा कहा जाता है कि मेहरगढ़ शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन प्लेस हो सकता है, बर्थ प्लेस हो सकता है। बाकी अगर कोट दिल्ली की बात करें तो कोट दिल्ली भी बहुत पुराना हड़प्पन साइट है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को बेसिकली 3 फेजेस में बांटा गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया, तो उस क्वेश्चन में हम उन 3 फेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी जो बनावली है, बनावली इंडिया में पड़ता है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ेगा, बलूचिस्तान में, कोट दिल्ली भी आपका पाकिस्तान में पड़ेगा, बनावली हमारा हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा इंडिया, एंड ये जो हड़प्पा है वो हमारा पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में। जैसे अगर बात करें तो पंजाब को भी 2 टुकड़े बांटा गया, आधा जो पंजाब है वो हमारे पास है, आधा पंजाब उनके पास है। जैसा हमने पार्टीशन के चैप्टर में देखा भी था कि जितने भी पंजाबी स्पीकिंग मुस्लिम्स थे वो यहाँ से माइग्रेट होकर पाकिस्तानी पंजाब में चले जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि मेहरगढ़ इज द ओरिजिन प्लेस, इज सेड टू बी द ओरिजिन प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों कहा जाता है?
क्योंकि सबसे इनिशियल फार्मिंग के अवशेष हमें इसी इलाके में मिले हैं एंड छोटी छोटी झोपड़ियां बनाने का सिलसिला भी इसी मेहरगढ़ से शुरू हुआ था आज से 9000 साल पहले, 7000 BC के अराउंड, यानी कि आज से 9000 10,000 साल पहले। तो इतनी पुरानी ये जगह है। आप कभी अगर पाकिस्तान जाए तो मेहरगढ़ को जरूर विजिट करें। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है दैट इज मैच्योर हड़प्पन फेज डेटेड बिटवीन डैश टू डैश। हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में बांटा था, उसमें से एक फेज आता है मैच्योर हड़प्पन फेज, जैसे हम हिंदी में कहते हैं विकसित हड़प्पा चरण, या कहीं इसे परिपक्व हड़प्पा चरण भी कहा जाता। तो परिपक्व हड़प्पा चरण कब से कब तक के बीच का समय है? तो क्या ये 3300 से 2600 BC के बीच का समय है? क्या ये 1900 से 1500 BC के बीच का समय है? क्या ये हमारे पास 2600 से 1900 BC के बीच का समय है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं? सामान्य युग से पहले क्या होता है, सामान्य युग के बाद क्या होता है, इनको देखेंगे अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। सो आपको क्या करना, अगेन आपको वीडियो को पॉज करना है एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड उसके बाद हमें बताएं कि कैसा आपका रहा आंसर। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, आंसर को देखते हैं। हमने जब देखा था मैच्योर हड़प्पन साइट एंड ऑल द थिंग्स, तो जितने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की चीजें हैं उनको हमने 3 फेजेस में बांटा है। द अर्ली हड़प्पन फेज, द अर्ली हड़प्पन फेज, द अर्ली हड़प्पन फेज एंड द मैच्योर हड़प्पन फेज एंड द लेट हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज एंड द लेट हड़प्पन फेज। 3 फेज हमारे ये होगा एंड इन 3 फेजेस में अगर बात करें तो टाइम फ्रेम भी अलग अलग होगा। टाइम फ्रेम क्या है, तो अर्ली हड़प्पन फेज वाज फ्रॉम 3300 BC टू BCE टू 2600 BC, 2600 BC तक। ऐसे ही जो मैच्योर हड़प्पन फेज है वो 2600 BC से अगर बात करें तो 1900 BC तक है, 2600 BC से 1900 BC तक। एंड अगर ये लेट हड़प्पन फेज की बात करें तो 1900 BC से 1500 BC तक है। एंड इसी लेट हड़प्पन फेज में हड़प्पन सभ्यता का डिक्लाइनेशन शुरू होगा, पतन शुरू होगा। अब BC का मतलब क्या होता है, BC मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। जैसे हमने कैलेंडर की बात की थी, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स की बात की थी जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था, दैट वाज BC की बात की थी, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट का जन्म माना जाता है कि 1 ईस्वी में हुआ। तो 1 ईस्वी से पहले जितनी भी चीजें हुई उनको हम लोग BC में गिनते हैं। तो लेट सपोज 3300 BC अगर लिखा गया है, 3300 BC नॉट BC, इसका मतलब ईसा के जन्म से 3300 साल पहले। एंड वही आज अगर बात करें तो 5300 साल पहले, क्योंकि ईसा के जन्म को हुए अभी 2000 साल हो चुके हैं। तो 3300 BC मतलब 5300 साल पहले। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम BC के कॉन्सेप्ट को नहीं मानेंगे क्योंकि हम क्रिश्चियन फेथ के तो है नहीं, हमें ईसा के जन्म से मतलब नहीं है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जैसे ईसा के जन्म को वो लोग एक लैंडमार्क के रूप में मानते हैं, वैसे ही आप लोग ऐसा मान लें कि 1 ईस्वी पे नेट 1 ईस्वी में क्या हुआ था, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, कॉमन एरा की शुरुआत हुई थी। इसके बाद जितना भी वक्त आएगा उसको हम लोग कॉमन एरा कहेंगे, एंड इससे पहले जितना भी वक्त गुजरा उसको हम लोग बिफोर कॉमन एरा कहेंगे। तो चाहे आप BC कहें या BC कहें, दोनों बात बराबर ही है, क्योंकि दोनों 1 ईस्वी से पीछे के समय को डिनोट करती है। जैसा अगर हम 3300 BC की बात करते हैं तो 3300 BCE कहें या 3300 BC कहें, बात बराबर है, क्योंकि कॉमन एरा भी क्राइस्ट के जन्म से ही शुरू हुआ था। तो 3300 BC मतलब आज से 5300 साल पहले का समय। तो ये जो अर्ली हड़प्पन फेज है वो आज से 5300 साल पहले शुरू हुआ एंड आज से तकरीबन 4600 साल पहले तक खत्म हो गया। मैच्योर हड़प्पन फेज 2600 से 1900 BC तक चलता है। इस चैप्टर में एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं वो मैच्योर हड़प्पन फेज की पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी एविडेंसेस हैं वो इसी पीरियड के हैं। जब भी कभी हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स कि हम लोग मैच्योर हड़प्पन फेज के बारे में बात कर रहे हैं, उस सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो 2600 से 1900 BC के बीच एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि लेट हड़प्पन फेज में तो पतन शुरू हो जाएगा एंड अर्ली हड़प्पन फेज की ज्यादातर चीजें हमारे पास नहीं उपलब्ध हैं। सो वी हैव द एविडेंसेस, वी हैव ऑल थिंग्स ऑफ मैच्योर हड़प्पन फेज, एंड इसीलिए हम इस चैप्टर में अपनी जो स्टडी है, अपना जो रिसर्च है उसको मैच्योर हड़प्पन फेज तक ही सीमित रखेंगे। तो जब भी आप ऐसा समझे हड़प्पन्स या हड़प्पन पॉपुलेशन को डिनोट किया जा रहा है तो अगेन आपको समझना ये मैच्योर हड़प्पन फेज की पॉपुलेशन है, या अगर किसी हड़प्पन साइट को डिनोट किया जा रहा है तो अगर जब तक स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो अर्ली हड़प्पन साइट है या लेट हड़प्पन साइट है, तब तक आपको मानना है कि वो मैच्योर हड़प्पन साइट ही है। जैसा आपको कहा जाएगा कालीबंगा जो है वो हड़प्पन साइट है, तो आपको क्या मानना है कि वो मैच्योर हड़प्पन साइट है, क्योंकि ऐसा कि बहुत सारे मैच्योर हड़प्पन साइट अर्ली हड़प्पन साइट नहीं थे क्योंकि उनका डेवलपमेंट बाद में शुरू होता है, या बहुत सारे मैच्योर हड़प्पन साइट लेट हड़प्पन साइट नहीं हुए क्योंकि वो लोग नष्ट हो गए समय आने से पहले ही। जैसे हमने कालीबंगा के बारे में कहा कि वो एक हड़प्पन साइट है, तो आपको ऐसा मानना है कि वो एक मैच्योर हड़प्पन साइट है, क्योंकि जब तक चीजें कहीं नहीं जाए तब तक आपको मानना है कि ये सारी चीजें मैच्योर हड़प्पन फेज से जुड़ी हुई हैं। अर्ली हड़प्पन फेज या लेट हड़प्पन फेज में चीजों को तब हम मानेंगे जब यहाँ क्लियरली चीजें मेंशन्ड होगी। ऐसा लिखा जाएगा कि भाई कोट दिजी और आमड़ी वॉज अर्ली हड़प्पा साइट, तब ये मानेंगे कि ये अर्ली हड़प्पा साइट है। ऐसा नहीं कि अगर सिंपल कुछ भी ना लिखा है तो हमें ये मैच्योर हड़प्पा साइट ही मानना है, मैच्योर हड़प्पन फेज से ही चीजों को जोड़ के रखना है। सो दिस इज द सिनेरियो, होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। एंड अगर अभी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज चोलिस्तान इज लोकेटेड इन, चोलिस्तान क्या है, चोलिस्तान एक इलाका है, कहाँ लोकेटेड, कहाँ ये पड़ता है, तो क्या ये पंजाब में पड़ता है, क्या ये हरियाणा में पड़ता है, क्या ये राजस्थान में पड़ता है, या क्या ये पाकिस्तान में पड़ता है। आपको अगेन क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, देन डू कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आपको बताने कि चोलिस्तान कहाँ स्थित है, क्या वो पंजाब में स्थित है, एंड यहाँ पे पंजाब मतलब भारतीय पंजाब से, ना कि पाकिस्तानी पंजाब, हरियाणा से, राजस्थान से या पाकिस्तान से, कहाँ से ये बिलोंग करता है, कहाँ पे लोकेटेड है।
तो अब होप कि आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो बताया जाए कि चोलिस्तान जो है, जब आप थार डेजर्ट को देखते हैं तो थार डेजर्ट कुछ तो हमारे पास है, गुजरात में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है एंड कुछ पोर्शन पाकिस्तान में भी है। तो थार डेजर्ट ना थोड़ा सा और एक्सटेंड होकर पंजाब और सिंध के इलाकों में जाता है, तो उसे हम लोग चोलिस्तान कहते हैं। थार डेजर्ट का जो पार्ट पंजाब में एंड सिंध के ऊपरी इलाकों में है उसे हम लोग चोलिस्तान कहते हैं। एंड चोलिस्तान में ही बहुत सारे आपके हड़प्पन साइट आता है, लाइक बहुत ज़्यादा भी चोलिस्तान में ही आता है। बहुत सारे जो मेजर हड़प्पन साइट है, लाइक आमड़ी हो गया वो भी चोलिस्तान में ही आएगा, चरमुद्र हो गया वो भी चोलिस्तान में ही आएगा। तो दिस इज द सिनेरियो, मेजॉरिटी ऑफ द हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन चोलिस्तान। चोलिस्तान इज अ रीजन विद इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक रीजन पड़ता है, ये जो थार रीजन है, थार डेजर्ट जितना भी पाकिस्तान में पड़ता है, जो पंजाब में है, सिंध में है, उसको हम लोग चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। चोलिस्तान इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, नॉट इन पंजाब, नॉट इन हरियाणा, नॉट इन राजस्थान। होप कि आपको चीज़ समझ आई होंगी। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज नॉट ग्रोन बाय हड़प्पन्स? के निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा नहीं उगाई जाती थी? यहाँ पे आपके सामने कुल 4 फसलों के ऑप्शन दिए गए हैं, बाजरा, गन्ना, गेहूं और मसूर की दाल। अगेन आपको इस वीडियो को पॉज करना है एंड कमेंट बॉक्स में हमें अपना आंसर बताना है। होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब जानते हैं कि किस क्रॉप को वो लोग उगाते थे, किस क्रॉप को वो लोग नहीं उगाते थे। तो जितनी भी चीज़ें हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्रॉपिंग पैटर्न या उनके डाइट्स के बारे में पता चली हैं, वो एविडेंसेस से पता चली हैं। एविडेंसेस क्या है? जो बीज बच गए थे, जो सीड्स बच गए थे, क्रॉप्स के सीड्स बच गए थे, या जो उनके चैड रिमेन्स, जले हुए दानों के रिमेन्स हैं, जैसा चावल के जले हुए दाने हो गए, गेहूं के जले हुए दाने हो गए, ये जो चैड रिमेन्स है उनके हमारे पास एविडेंसेस अवशेष हैं। तो जो सीड्स एंड चैड रिमेन्स है उनको जब आर्कियोबोटनिस्ट कौन होते हैं? जो आर्कियोलॉजी की भी अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं एंड बॉटनी की भी अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, जो बॉटनी से जुड़ी जो भी चीज़ें आती हैं आर्कियोलॉजी में एविडेंसेस के रूप में, उनको वो लोग स्टडी करता है। जैसे जब सीड्स एंड चैड रिमेन्स मिले, हमें ग्रेन्स के अवशेष मिले जले हुए दानों के, तो हमने उनको क्या किया, आर्कियोबोटनिस्ट को सुपुर्द कर दिया। उन्होंने बताया कि हड़प्पन्स बाजरा भी उगाते थे, गेहूं भी उगाते थे, मसूर की दाल भी उगाते थे, इसके अलावा कहीं कहीं राइस भी उगाते थे, बहुत रेयरली ये है। इसके अलावा चिकपी भी उगाते थे, जो चना होता है वो भी उगाते थे, सिसैम भी उगाते थे, सिसैम यानी कि जो तिलहन होता है वो भी उगाते थे। एंड लेकिन वो क्या नहीं उगाते थे? वो लोग गन्ना नहीं उगाते थे, वो लोग प्रोबेबली गन्ना नहीं उगाते थे। एंड इससे हमें ये पता चलता है कि शायद उनको शुगर बनाना भी नहीं आता होगा। शायद उनको शुगर बनाना, जो आर्टिफिशियल शुगर होता है वो तो गन्ना से ही बनेगा, तो शायद उनको शुगर या गुड़ बनाना नहीं आता होगा, क्योंकि वो तो गन्ना की खेती करते ही नहीं है। वो बाजरा की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, मसूर की दाल की खेती करते हैं, राइस की खेती भी की गई है, बहुत रेयर एविडेंस है लेकिन इसके। चिकपी की खेती करी गई है, सैम की खेती करी गई है। तो इन सारी चीज़ों की वो लोग खेती करते थे, गन्ने की खेती वो लोग कभी नहीं करते थे। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी द शुगर केन। तो हो सकता है कि वो लोग शायद आर्टिफिशियल शुगर बनाना ना जानते हो। अगला क्वेश्चन जो हमारा छठा क्वेश्चन, दैट इज टेराकोटा प्लो वाज फाउंड इन। मिट्टी से बना जो हल होता है, हल यानी कि जिससे हम खेत जोतते हैं, वो कहाँ पे पाया गया? टेराकोटा मतलब मिट्टी से बनी हुई जो प्रति होती है, छोटी सी एक खिलौना टाइप प्रति बना दी हल की बच्चों के खेलने के लिए, वो कहाँ पे हमें मिली है? उसके एविडेंस कहाँ पे मिले हैं? तो क्या उसके एविडेंस हमें राखीगढ़ी में मिले? राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता, हड़प्पा में मिले हैं। या क्या उसके एविडेंस कालीबंगन में मिले हैं? या क्या उसके एविडेंस बनावली में मिले? बनावली भी हरियाणा में पड़ता है, कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, हड़प्पा आपका पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है, राखीगढ़ी अगेन हरियाणा में पड़ता है। तो राखीगढ़ी एंड बनावली आर इन हरियाणा, कालीबंगन राजस्थान में, ये भी हरियाणा के बॉर्डर से ही लगा, एंड हड़प्पा जो हमारा पंजाब में पड़ता है। तो जो टेराकोटा प्लो जब हमने देखा, मिट्टी से बना हुआ हल देखा, तो हमें एक चीज़ पता चली कि शायद वो लोग खेतों को जोतने के लिए हलों का इस्तेमाल करते होंगे। कैसे जुतवाते होंगे इसको लेके अलग सवाल है, लेकिन खेतों को जोतने के लिए वो लोग शायद हल का इस्तेमाल करते होंगे। एंड हल में भी जो टिप है, जो नोक है, वहाँ पे शायद वो लोग स्टोन का एज लगाते होंगे या मेटल से चीज़ों को खोदते होंगे, जोतते होंगे। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी द बनावली, क्योंकि बनावली में ही हमारे सामने, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो जो ये जो टेराकोटा प्लो आप देख रहे हैं ना कि वुडन हल, ये जो टेराकोटा प्लो आप देख रहे हैं, मिट्टी से बना हुआ हल देख रहे हैं, वो बनावली से हमें मिला। कालीबंगन में हमें कुछ खेतों के विशेष मिले हैं कि खेतों को ना क्यारियों में बना के किया गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग शायद एक समय पे मल्टीपल क्रॉप्स उगाना जानते थे। राखीगढ़ी अगेन अभी तक एक्सकवेशन चली रही है एंड कहा जाता है कि ये शायद ऐसा भी हो कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट अभी तक जितना भी हमने खोजा उसमें से सबसे बड़ा साइट बन जाए, क्योंकि इस लेवल की चीज़ें यहाँ पे स्टोर है। तो टेराकोटा प्लो वाज फाउंड इन बनावली एंड ऐसा माना जाता है कि खेतों को जोतने के लिए बैलों का सहारा लिया जाता था, ऑक्स का सहारा लिया जाता था, क्योंकि ऑक्स के भी हमारे पास टेराकोटा स्ट्रक्चर उपलब्ध है, बुल्स के, ऑक्स के। प्रोबेबली ऑक्स वेर यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो दिस वाज इन द 6th क्वेश्चन। उसके बाद एंड होप कि आप सारे क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट कर रहे होंगे, एंड अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं देन डू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप ही के लिए हमने इतनी चीज़ें करी हैं, इतना एफर्ट्स लगाया है। नाउ अगला जो 7वां क्वेश्चन हमारे पास, दैट इज एविडेंस ऑफ फरो फील्ड वाज फाउंडेड, कि जुते हुए खेत के साथ साक्ष्य कहाँ पाएगा? जुते हुए खेत मतलब अभी हमने उसका एविडेंस, अभी हमने उसका हिंट दिया है कि जुते हुए खेत का जो एविडेंस है, साक्ष्य, वो कहाँ में मिला है? क्या वो साक्ष्य हमें लोथल में मिला है? क्या वो साक्ष्य हमें चनबुदरो में मिला है? क्या वो साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो में मिला है? क्या वो साक्ष्य हमें कालीबंगन में मिला है?
तो अगेन आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना वीडियो को पॉज करके। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। होप कि आपने अपने जवाबों को दे दिया होगा। अब आगे आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो लोथल है, सबसे पहले इसको जानते हैं कि ये कहाँ पे पड़ता है। लोथल आपके गुजरात में पड़ता है एंड ये एक पोर्ट सिटी हुआ करती थी। पोर्ट सिटी मतलब यहाँ से सामान जाते थे, सामान आते थे। तो ये बहुत ही छोटी सिटी थी लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे हड़प्पन लोथल पे, नागेश्वर पे, बालाकोट पे, देवल पे, इन सारे पोर्ट सिटीज़ पे। चंद्रहुदरो पाकिस्तान में पड़ता है लेकिन ये एक क्राफ्ट प्रोडक्शन सिटी हुआ करती थी। यहाँ पे क्राफ्ट बहुत ज़्यादा बनते थे। मोहनजोदारो भी अब पाकिस्तान में ही पड़ता है, ये आपके सिंध रीजन में पड़ता है। लेकिन खास बात क्या है कि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी साइट्स को अभी तक हमने एक्सकेवेट किया उसमें सबसे बड़ी साइट, लार्जेस्ट साइटल डेट इज मोहनजोदारो। लेकिन इन तीनों में से कोई भी सही आंसर नहीं है। सही आंसर कौन होगा? कालीबंग। क्योंकि जो खेत के हमें अवशेष मिला, आप अगर स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, ये जो खेत है वो क्यारियों में बांटी गई है, फरोज में, जैसा आज के ज़माने में होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि एक टाइम पे हम एक ही ज़मीन में मल्टीपल क्रॉप्स को उगा सके, इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो कालीबंगन में हमें फरोड क्रॉप्स के, फरोड फील्ड के अवशेष मिले। इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पन ना केवल हलों का इस्तेमाल करते थे, ऑक्शंस का इस्तेमाल करते थे, मतलब बुलों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वो इतने स्मार्ट थे कि वो लोग फरो फील्ड भी यूज़ करते थे, यानी कि एक समय पे एक ही ज़मीन में मल्टीपल क्रॉप्स कैसे उगाया जाए ताकि हमारी जो मल्टीपल नीड्स है उनको फुलफिल किया जा सके। This was in the question. Now we will to the 8th question that we have. The dash is most likely to be used by हड़प्पन्स for harvesting. कि हड़प्पन्स हार्वेस्टिंग के लिए, यानी कि कटाई के लिए किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उपयोग करते होंगे? हम श्योर नहीं है, संभावना इसकी कि शायद वो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा उपयोग करते होंगे। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करते आना चाहिए। जैसा अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो एमसीक्यू में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपको जब चीज़ें पता है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये पता है कि क्या सही है तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको ये पता है कि क्या गलत है तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन है पत्थर की कुल्हाड़ी, दूसरा ऑप्शन क्या? आयरन एक्स, लोहे की कुल्हाड़ी, तीसरा ऑप्शन क्या? वुडन फ्लोर, चौथा है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। आप अगर कॉमन सेंस लगाए तो लोहे की कुल्हाड़ी से हड़प्पन्स कैसे काट सकते हैं जब लोहे का आविष्कार ही तब तक नहीं हुआ था। लोहा का आविष्कार तो 1500 BC के बाद शुरू होता है। तो इस ऑप्शन को आप सीधे डिस्कार्ड कर दें। एक और टिप आपको यहाँ पे बतानी जरूरी है कि अगर नन ऑफ द अबव ऑप्शन है या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है तो रेयरली ऐसा होता है कि नन ऑफ द अबव आपका टकराएगा या ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। तो आप 90 या 95% केस में इसको भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। आपकी किस्मत अगर बहुत ही बुरी रही तभी ये जो नन ऑफ द अबव है वो सही हो सकता है। बाकी जो नन ऑफ द अबव है इसका मतलब ये है कि आपको कैसे डिस्ट्रैक्ट रखा जाए, तो इसको भी आप पहले ही डिस्कार्ड कर लें। अब यहाँ पे बात आती है पत्थर की कुल्हाड़ी एंड तांबे की कुल्हाड़ी। यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो पत्थर की कुल्हाड़ी बनाना ज़्यादा आसान, तो एज कम्पेयर टू द स्टोन टूल्स ये जो कॉपर के कुल्हाड़ी है इनको बनाना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। कॉपर का जो फ्लो है शायद उससे वो लोग बहुत मुश्किल से चीज़ों को कर पाते होंगे। तो हमारे पास जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन बचता है वो पत्थर की कुल्हाड़ी ही बचता है, क्योंकि हमारे पास इसको लेकर भी शॉर्टी नहीं, इसको लेकर भी किताब ऐसा नहीं बताया कि हड़प्पन्स हार्वेस्टिंग के लिए पत्थर की कुल्हाड़ियों है उसके टूल्स का इस्तेमाल करते होंगे। हो सकता है कि इसका करते हो क्योंकि हमारे पास बाकी की चीज़ों का एविडेंस नहीं है अभी तक। तो स्टोन टूल्स इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय हड़प्पन्स फॉर इन्वेस्टिंग, कि पत्थर की कुल्हाड़ियों का शायद ज़्यादा उपयोग कटाई के लिए हड़प्पा के लोग करते होंगे। एंड जब हम यहाँ पे हड़प्पन्स कहते हैं तो दैट डज नॉट मीन कि केवल हड़प्पा में रहने वाले लोग, इस पूरे हड़प्पन सिलेक्शन में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको हम लोग हड़प्पन नाम से डिजाइनेट कर सकते हैं। So the stone tools are the most likely to be used by हड़प्पन्स for investing, एंड हड़प्पा के लोगों द्वारा पत्थर की जो कुल्हाड़ी है उसका उपयोग कटाई के लिए किए जाने की सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन है उनको तो हमने सीधे डिस्कार्ड कर दिया। लोहे की खोज ही नहीं हुई है, तांबे की कुल्हाड़ी को बनाना फिजिबल ही नहीं है, इसके अलावा क्योंकि ये उतना ज़्यादा मजबूत तो रहेगा नहीं। इसके अलावा नन ऑफ द अबव को हमने पहले डिस्कार्ड कर दिया। हमने कहा कि नन ऑफ द अबव बहुत रेयर केस में इसको हम लोग आंसर चुन सकते हैं। अगर सिंपल नन ऑफ द अबव आ जाए तो आपको ऐसा मानना है कि आपके लिए ऊपर के क्वेश्चन से आंसर चुने, ना कि नीचे के क्वेश्चन से। नन ऑफ द अबव को ऐसे ही आप टिक लगा सकते हैं। तो दिस वाज द 8th क्वेश्चन। होप कि आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जा रहे होंगे। एंड डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर, जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके साथ पढ़ाई करते हैं, उनको आप ये वीडियो भेजें अगर आपको किसी भी तरीके से वीडियो हेल्पफुल लगे तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स वेयर फाउंड इन, नहरों के निशान कहाँ पाए गए थे? तो क्या नहरों के निशान चंद्रहुदरो में पाए गए थे? अगेन हमने बताया कि चंद्रहुदरो पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है। क्या शोरतुगे में पाए गए थे? क्या बनावली में पाए गए थे? क्या मोहनजोदारो में पाए गए थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। आपको बताना है कि जब हमने एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज देखा तो देखा था कि क्या होता था ना कि वॉल्स और रिजर्वॉयर को बनाने के अलावा जलाशय और वेल्स और रिजर्वॉयर्स को बनाने के अलावा हड़प्पन्स ने क्या सोचा कि हम लोग ना परमानेंट सॉल्यूशन करते हैं इरिगेशन का, तो कहीं कहीं ज़्यादा पानी की जरूरत है तो हम लोग क्या करेंगे, कैनाल्स बनवा देंगे, नहरों को बनाएंगे। तो नहरों को बनाने का एविडेंस हमें शोरतुगे में मिला। शोरतुगे इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान, बहुत दूर ट्रेड रूट पे एकदम पड़ता था, जो सिल्क रूट है वहाँ पे पड़ता था। तो शोरतुगे में आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत सारे कैनाल्स के ट्रेसेस हैं ऑलरेडी वहाँ पे, जिससे ये आसानी से पता लगा जा सकता है कि हड़प्पन्स वेर प्रीटी मच इंटरेस्टेड इन द न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड अपने आप को इम्प्रूव करने में वो बहुत ज़्यादा शातिर थे, बहुत ज़्यादा माहिर थे, क्योंकि उन्होंने कैनाल्स बनवाए जो कि उस ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई फीजिबल ही नहीं था किसी के लिए। तो शोरतुगे इज कंसिडर्ड टू बी द प्लेस वेयर द फर्स्ट कैनाल्स वेर मेड। नहरों के निशान शोरतुगे में पाए गए थे। शोरतुगे भी कहाँ है?
अभी शर्तों के अफगानिस्तान में पड़ता। तो दिस वाज द 9th क्वेश्चन। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट डोमेस्टिकेटेड बाय हड़प्पास पीपल। हड़प्पा के लोगों द्वारा किस जानवर को डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता था, किस जानवर को पालतू नहीं बनाया जाता था। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, बकरी, गधा, बुफैलो यानी कि भैंस और भेड़। तो हमने जब डोमेस्टिकेशन देखा था, अच्छा डोमेस्टिकेशन के बारे में हमें बताया किसने, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट, जैसे हमने देखा कि जब आर्कियोलॉजिस्ट प्लांट के रिमेन्स को या अनाजों को देखते हैं तो सीधे उसे आर्कियोबॉटनिस्ट के पास लेके जाते हैं। ऐसे लोग जिनको आर्कियोलॉजी में भी अच्छी खासी नॉलेज है एंड जो बॉटनी की भी अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, इनकी एक कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी होती है आर्कियोजोलॉजिस्ट की। आर्कियोजोलॉजिस्ट की, जोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो जानवर होते हैं ना, जोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो जानवर होते हैं ह्यूमन बोन्स या एनिमल बोन्स से चीज़ों को फिर इंटरप्रेट करते हैं। उन्होंने बताया था कि बकरी हो या भैंस हो या भेड़ हो या आप कह लें तो शिप हो, इन सब को डोमेस्टिकेट किया जाता था। पिग, सुअर को भी डोमेस्टिकेट किया जाता था। कहीं तो ये भी जिक्र है कि हाथी को भी डोमेस्टिकेट किया जाता था। तो इन सब को डोमेस्टिकेट किया जाता था, पालतू बनाया जाता था। लेकिन हमें ऐसा एविडेंस कहीं नहीं मिला कि गधा को भी शायद डोमेस्टिकेट किया जाता होगा, एस यानी कि डोंकीज को भी डोमेस्टिकेट किया जाता होगा, क्योंकि इनका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है। हमने तो ये भी नहीं देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान लोग घोड़े से वाकिफ थे भी या नहीं, क्योंकि घोड़ों का जो कल्चर है वो तो आगे वैदिक सिविलाइजेशन के दौरान आएगा। तो हड़प्पन सभ्यता में लोग गधा, घोड़ा, खच्चर इन सबसे ज़्यादा वाकिफ नहीं होते होंगे। बाकी ये जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनकी लिस्ट में गोट आएगा, बफेलो आएगा, शिप आएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि डोंकी को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे हड़प्पन्स। एंड इसके अलावा डोमेस्टिकेट करते किसको किसको थे, गोट को करते थे, बफेलो करते थे, शिप को करते थे, पिग्स यानी कि सुअरों को करते थे। उसके अलावा क्या करते थे, जो हमारे एलिफेंट्स होते हैं उनको भी करते थे। तो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू पैटर्नाइज द एलिफेंट्स, उनको भी वो लोग डोमेस्टिकेट कर लेते थे। तो दिस वॉज ऑल इन द लेवल 1। अब आगे बढ़ते लेवल 2 को देखते हैं। सो होप कि आपने अभी तक जितने भी लेवल 1 में एमसीक्यूज पूछे गए थे, 10 एमसीक्यूज, उनका जवाब दिया होगा, उनको अटेम्प्ट किया होगा एंड कमेंट बॉक्स में उनका जवाब दिया होगा। तो लेवल 1 हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम शुरुआत करते हैं लेवल 2 की। सो जैसा हमने लेवल 1 में देखा जितने भी वन लाइनर्स थे वो पूछे गए थे, ऐसे लेवल 2 में आपके 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। एक सबसे पहला होगा इमेज बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होगा जिसमें हमने एक इमेज दे दिया है, उससे रिलेटेड चीज़ पूछी गई है आपसे। एक होगा मैच द फॉलोइंग, ठीक है। एंड मैच वाला क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा कि 4 मैच आपके इधर दिए हुए इधर दिए हुए, आपको मैच करना है, ऐसा नहीं। उसमें से 4 या 5 मैच दिए जाएंगे, आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा मैच गलत है या कौन सा मैच सही है, या कौन कौन से मैचेस गलत है। मल्टीपल मैचेस भी गलत हो सकते हैं, मल्टीपल मैचेस भी सही हो सकते हैं। इसके बाद अगर आप बात करें मैचेस मतलब मिलान, इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें क्या किया जाएगा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हमने स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट लाइक हमने एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया। 4 स्टेटमेंट है, इनमें से 2 स्टेटमेंट सही है, 2 गलत है। आपको बताने कि कौन सा 2 सही है या कौन सा 2 गलत है, ऐसा भी पूछा जा सकता। सो गेटिंग स्टार्टेड विद द 11th नंबर क्वेश्चन। आपके सामने एक टॉपिक दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एग्रीकल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि टॉपिक क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्रीकल्चर की, सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि के बारे में चीजें पूछी गई है। यानी कि जो कथन है वो सिंधु घाटी सभ्यता के कृषि के बारे में कहा गया है। कथन क्या क्या है कि बनावली में जुटे हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि द एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड वाज फाउंड इन बनावली। बनावली में ही जुटे हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आपको अपने हिसाब से जज करना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि द हड़प्पन्स हार्वेस्टेड विद द आयरन टूल्स, वो लोहे के औजार से कटाई करते थे। मतलब जब हम खेती करते हैं तो हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है, मिट्टी को उखाड़ने की, तो प्लो करते हैं हम लोग। या अगर आप कुदाली से खेती करेंगे, होस है, जैसा आप आगे चल के पहाड़ियाज के बारे में पढ़ेंगे, तो पहाड़ियाज एक ट्राइब थी, वो हो से खेती क्या करती थी, कुदाली से। तो या तो आप हो से कर ले या प्लो से कर ले। जब आपने बीज बो दिया उसके बाद क्या होता है, जब आप उसकी कटाई करते हैं ना, तो उसको काटने के लिए आपको कुछ चाहिए। तो या तो आप गांव देहात में जाएंगे तो हाशिए से वो लोग काटते हैं, बाकी अभी तो लोहे के औजार है। उस जमाने में हड़प्पन्स किससे काटते थे, स्टोन के औजारों से, लोहे के औजारों से, किस औजारों से। तो अगर लोहे के औजारों से काटते थे तो ये स्टेटमेंट सही होगा, अगर नहीं काटते थे तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो स्टेटमेंट है, दैट इज मेथड ऑफ सोइंग सीड्स बाय द हड़प्पन्स इज नॉट क्लियर। कि हड़प्पन अपने खेतों में, हड़प्पन यानी कि हड़प्पन पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, वो अपने खेतों में कैसे बीज बोते थे। अब बीज बोने का भी अलग अलग टेक्निक होता है। बहुत सारे लोग ना सीधे पौधा उखाड़ के लगा देते हैं, बहुत सारे लोग बीजों को स्कैटर करते हैं, छिड़कते हैं। तो ये चीज़ क्लियर नहीं है अभी तक। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ऐसा माना गया कि ये चीज़ क्लियर नहीं है कि कैसे वो लोग बीज बोते थे। ये भी एक स्टेटमेंट आपको बताने कि ये स्टेटमेंट सही है, क्या बीज बोने की जो कला है वो क्लियर है या नहीं क्लियर है। अगर क्लियर है तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो नॉट क्लियर लिखा हुआ। अगर नहीं क्लियर है तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद प्रोबेबली द फील्ड्स वेर प्लोड बाई बुल, यानी कि खेतों को बैलों के द्वारा जोता जाता था। तो ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। आपको अब ऑप्शंस दिए जाएंगे, यहाँ पे आपको बताने कि क्या केवल पहला जो ऑप्शन है, दैट मीन्स कि क्या केवल पहला स्टेटमेंट सही है, या 1 और 2 पहले और दूसरे स्टेटमेंट सही है, या दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, या
तीसरा और चौथा, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है तो आपको उस हिसाब से जवाब देना। अगर आपको लगता है केवल पहला स्टेटमेंट सही है तो आप ऑप्शन ए को चुने अपना आंसर। अगर आपको लगता है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है तो आप ऑप्शन बी को चुने। अगर आपको लगता है कि दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है तो आप सी को चुने। अगर आपको लगता है तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है तो आप ऑप्शन डी को चुने। इस हिसाब से आप आंसर दे दें कमेंट बॉक्स में। वीडियो को पॉज करना है एंड अच्छे से विचार करके अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो अब देखते हैं कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी आप किसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले एलिमिनेशन की टेक्निक पता होनी चाहिए कि कैसे हमें चीज़ों को एलिमिनेट करना है। तो हम लोग एक एक करके चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि बनावली में क्या हुआ था, बनावली में हमें एक टेराकोटा वो मिला था, प्लो मिला था, हल मिला था, लेकिन ये जो प्लो फील्ड है उसका विशेष कहाँ मिला था, कालीबंगन में मिला था। तो ये जो ऑप्शन है ये ऐसे डिस्कार्ड हो जाएगा। कहाँ पे क्या मिला था ना, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। जैसे शॉर्टुगे में आगे चल के आपको पता चलेगा कि कैनाल्स के अवशेष मिले थे, ऐसे ही कालीबंगन में प्लो फील्ड यानी कि जुते हुए खेतों के अवशेष मिले थे, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। उसके बाद आगे चल के दूसरा जो स्टेटमेंट है वो तो आसानी से आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। हमने पिछले भी कई ऑप्शन में ऐसे स्टेटमेंट को डिस्कार्ड किया था, ऐसे ऑप्शन को डिस्कार्ड किया था कि हड़प्पन आयरन टूल से यानी कि लोहे के औजारों से खेतों से जो मतलब खेती जो प्रोड्यूस होती थी उसको काटते थे। तो आपको सबसे पहले ये दिमाग लगाना है कि हड़प्पा सभ्यता ये जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं किस एज की पढ़ रहे हैं, मेच्योर हड़प्पन फेज की, तो 2600 से लेकर 1900 बीसी के बीच की चीज़ें हैं। तो जब 2600 से 1900 बीसी के बीच की चीज़ें हैं तो इस टाइम तक तो आयरन का आविष्कार हुआ ही नहीं था। इस टाइम तक तो आयरन का आविष्कार हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से वो लोग आयरन के औजारों से कटाई करते हैं? तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आप देखना कि जहाँ जहाँ ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का जिक्र है उसको हटा देना। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट को आपको पढ़ना भी नहीं है। आप देखें कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, यहाँ कहा गया कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये तो ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 और 2। अब एक तो चीज़ पता चल गई ना कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन गलत है। देखिए एमसीक्यूज में क्या होता है ना कि आपको ये नहीं पूरा पता होना चाहिए कि क्या आप सही है। अगर आपको ये भी पता कि क्या गलत है तो भी आप आसानी से आंसर पे पहुंच सकते हैं। जैसा आपने देखा कि तीसरे और चौथे स्टेटमेंट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे भी नहीं। वी आर नॉट गोइंग टू इवन रीड द थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। हमने पहला और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लिया, हमने देखा कि दोनों ही गलत है। तो अब पहले और दूसरे स्टेटमेंट के बारे में तीनों ऑप्शन में दिया गया। यहाँ पे दिया गया कि ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये भी तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर 1 और 2 आर करेक्ट, तो ये दोनों ऑलरेडी इनकरेक्ट है तो इसको तो पहले डिस्कार्ड कर दो। फिर 2 और 4 आर करेक्ट, फोर्थ के बारे में तो मैं नहीं पता, लेकिन 2 जो है वो इनकरेक्ट है, तो ये सी ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अगर 2 के बारे में दूसरे स्टेटमेंट के बारे में दिया गया कि वो सही है तो ये ऑप्शन कैसे सही हो सकता है, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट तुम्हारा गलत है। तो मैं चौथे स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि 2 और 4 के साथ अगर 2 आ गया चौथा गलत है, सही में कोई क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इसमें अगर 2 आ गया क्योंकि दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो ये ऑप्शन भी हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। नाउ हमारे पास बचता क्या है, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। तो आपने देखा कैसे आपने तीसरे और चौथे स्टेटमेंट को पढ़ा भी नहीं फिर भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, एंड ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था बाय द वे। सो एंड तीसरा और चौथे स्टेटमेंट को अगर पढ़ेंगे तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट एक्चुअली में सही है। इसमें क्या कहा गया है कि हड़प्पन वासियों द्वारा जो बीज बोने की जो विधि है वो स्पष्ट नहीं है। लोगों ने ये नहीं पता लगा पाया अभी तक कि ये लोग स्कैटर करके बीजों को बोते थे या रोपाई करते थे, सीधे पेड़ पौधे को काट के उधर लाके लगा देते थे। एंड चौथी चीज़ की प्रोबेबली, क्योंकि हमने देखा था कि बुल्स के भी ना टेराकोटा स्ट्रक्चर्स मिले हैं, टेराकोटा मतलब मिट्टी के बुल्स मिले हैं, तो प्रोबेबली शायद बुल्स का इस्तेमाल हमने देखा था कि बुल्स को डोमेस्टिकेट अगर वो लोग करते होंगे तो शायद वो लोग खेती के पर्पस के लिए भी करते होंगे, उनसे जुताई भी करवाई जाती होगी। सो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। एंड यहाँ पे ना हमने कभी भी फैक्चुअल बेसिस पे नहीं कहा, हमने यहाँ पे लगाया संभवतः, प्रोबेबली, वी आर नॉट कन्फर्म। हड़प्पन सभ्यता को पढ़ते वक्त वी आर नॉट कन्फर्म, हम ये नहीं कह सकते कि भाई हड़प्पन मल्टीपल क्रॉप्स को उगाते ही उगाते होंगे, ठीक है। ऐसा प्रोबेबली पॉसिबल है, मोस्ट लाइकली ऐसा पॉसिबल है कि वो लोग शायद बुल से खेती करते होंगे, या वो लोग शायद आप कह लें तो मल्टीपल क्रॉप्स उगाते होंगे, क्योंकि हमें फ्लो फील्ड के यानी कि फरो फील्ड के अवशेष मिले हैं। कालीबंगन में यहाँ पे जो क्यारियाँ बनी हुई है रेक्टेंगुलर, आप कह लें तो 90 डिग्री पे ऐसे ऐसे क्यारियाँ बनी हुई है। ये जो क्यारियाँ बनी हुई है इससे क्या पता चलता है कि इसमें अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग क्रॉप्स को एक साथ उगाया जा सकता है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ 11th क्वेश्चन। ऐसे करके आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ना ऐसे ही होते हैं, उनमें सब स्टेटमेंट को आपको पढ़ना नहीं है। रेयरली बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको चारों ही स्टेटमेंट या 5 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट दिए गए तो सारों को आपको पढ़ना। आपने अगर 1-2 को भी पढ़ लिया तो आप सीधे ऑप्शन पे आप देखिए कि चाहे 1 अगर गलत है या 2 गलत है तो 1 और 2 का मेंशन जिस भी ऑप्शन में होगा हमें उसको सीधे हटा देना। जैसे 1 का ऑप्शन यहाँ, 1 का मेंशन यहाँ पे था, 1 का मेंशन यहाँ पे था, फिर 1 का मेंशन सी में नहीं लेकिन सी में 2 का मेंशन है, 2 भी इनकरेक्ट है तो इसको भी काट देंगे। एंड नेचुरली आवर आंसर विल बी द थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन डी। तो दिस विल बी द आंसर, एंड ऐसे हमें एलिमिनेट करके चीज़ों को बनाना है। Now coming to the next MCQ, the 12th number MCQ, which of the following statement about the subsistence strategy of Hadappans are not correct? यहाँ पे किसके बारे में सवाल पूछा गया है? निर्वाह रणनीति। निर्वाह रणनीति मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग किससे लड़ाई वगैरह करते थे, किससे वो लोग संघर्ष करते थे। निर्वाह मतलब क्या क्या खाते थे, कैसे वो लोग गुजर बसर करते थे।
तो हड़प्पा वासियों की निर्वाह रणनीतियों के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, निम्नलिखित मतलब नीचे जो दिया गया कथन है। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए, आपको देखना है। सबसे पहला कथन क्या है कि जानवरों की हड्डियों और जले हुए दानों के अवशेष हमें उनके आहार अभ्यास के बारे में बताते हैं, यानी कि द चार्ड रेंस एंड द रिमेन्स ऑफ एनिमल बोन्स टेल अस अबाउट देयर डाइटरी प्रैक्टिसेस, वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे। जानवरों की हड्डियों से या जले हुए दानों के अवशेषों से जब हमने उनको एनालाइज किया, देन वी गॉट टू नो अबाउट कि उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस क्या क्या थी, वो खाते कैसे थे, आहार अभ्यास क्या था। पहला स्टेटमेंट क्या ये सही है? यहाँ पे आपको बताना है कि नॉट करेक्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही होगा उसे हमें ऑप्शन में कंसिडर नहीं करना है। उसके बाद द सेकंड इज अकॉर्डिंग टू आर्कियोबॉटनिस्ट गोट्स, बुफेलोस, पिग्स एंड शिप्स वेर डोमेस्टिकेटेड। आर्कियोबॉटनिस्ट यानी कि पुरातत्व वनस्पति शास्त्रियों द्वारा ऐसा कहा गया है कि बकरी, भैंस, सुअर और भेड़ों को पालतू बनाया जाता था। क्या ये स्टेटमेंट गलत है? तीसरा जो स्टेटमेंट है दैट इज क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ली, लेंटिल्स वेर ग्रोन, की गेहूं, जौ और मैसूर जैसी फसलें उगाई जाती थी हड़प्पा में। इन तीनों स्टेटमेंट को आपको देखना एंड यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उनमें बताना है कि क्या केवल दूसरा स्टेटमेंट गलत है, या पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही गलत है, या पहला और तीसरा स्टेटमेंट दोनों गलत है, या दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। अगेन आपको वीडियो को पॉज करना है एंड पुट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। आई वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन अभी हम लोग सारी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे एंड चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या था? जानवरों की हड्डियां एंड जले हुए दानों से हमें पता चलता है कि उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस क्या क्या थी, उनकी आहार अभ्यास क्या था। तो जब हमने किताबों को पढ़ा तो उसमें क्या दिया गया है कि हड़प्पन्स अलग अलग सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज अपनाते थे। वो एनिमल प्रोडक्ट्स को खाते थे, वो जानवरों के मांस को खाते थे, वो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते थे, बहुत सारे अनाजों को भी खाते थे। इनके बारे में पता कहाँ से चला था? तो इनके बारे में हमें पता चला था जब हमने एनिमल बोन्स को स्टडी किया, जो हमें हड़प्पन सभ्यता के साइट के एक्सकवेशन के दौरान मिली। जब हमने चैड ग्रेन्स यानी कि जो जले हुए दाने थे, जो बहुत दिनों तक दबे होने के चलते ख़राब हो चुके थे, उनको जब हमने स्टडी किया, तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि हमें उनकी आहार अभ्यास के बारे में, उनकी डाइटरी प्रैक्टिस के बारे में कैसे पता चला? तो जब हमने वहाँ पे एक्सकवेशन के दौरान जो एनिमल बोन्स मिले हैं उनको एनालाइज किया एंड जो ग्रेन्स हमने वहाँ से प्राप्त किए उनको एनालाइज किया, तभी हमें मिले। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो अब ये जो पहला स्टेटमेंट का ऑप्शन पहला स्टेटमेंट का मेंशन जिस भी ऑप्शन में होगा, उस ऑप्शन को हमें सीधे डिस्कार्ड कर देना है। जैसे अगर आप आएंगे तो ऑप्शन बी में देखें तो यहाँ पे 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ऐसा यहाँ बताया गया। तो 1 तो चूंकि करेक्ट है तो इस ऑप्शन को मैं डिस्कार्ड कर देना। फिर हमने अभी थर्ड ऑप्शन पढ़ा भी नहीं है, फिर भी हमें ये पता चल गया कि अगर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट को ऑप्शन सी में भी हाईलाइट किया गया, मेंशन किया गया। तो वी कैन से कि ये भी जो ऑप्शन है उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो तो सही है हमारा, एंड जो स्टेटमेंट सही है उसको हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो लेना ही नहीं, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ओनली द स्टेटमेंट विच आर नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। तो अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो जिस भी ऑप्शन ने पहले स्टेटमेंट को मेंशन किया उसको हमें डिस्कार्ड करना। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ऐसे डिस्कार्ड हो गया। अब हमें केवल ऑप्शन 2 को देखना। अगर हमने एक ऑप्शन देख लिया तो हमें ए और डी दोनों ही ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्कियोबॉटनिस्ट, गोट्स, बफेलोस, पिग्स एंड शिप्स वर डोमेस्टिकेटेड। गोट्स, बफेलो, शिप्स एंड पिग्स वर ऑब्वियसली डोमेस्टिकेटेड, इनको ज़रूर डोमेस्टिकेट किया जाता था एंड ये बहुत सर्टेन है, इनको डोमेस्टिकेट किया जाता था। लेकिन यहाँ पे जब आप पूरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे देन यू विल रियलाइज कि हमें कहाँ से पता चला? हमें पता चला आर्कियोबॉटनिस्ट, ऐसे लोग जो वनस्पति शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट पेड़ पौधों पर रिसर्च करते हैं वो कैसे हमें बता सकते हैं कि गोट्स, बफेलोस एंड पिग्स के बारे में? थिंक अबाउट दैट कि आर्कियोबॉटनिस्ट, हाउ कैन आर्कियोबॉटनिस्ट टेल अस अबाउट कि इन जानवरों को डोमेस्टिकेट करते थे हड़प्पन्स। ये तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम है। हमने आपको बताया था ना कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? एनिमल बोन्स को एनालाइज करते हैं और कहते हैं कि इस एनिमल को शायद वो लोग डोमेस्टिकेट करते होंगे, इस एनिमल को वो लोग हंट करते होंगे, खाते होंगे। सो अकॉर्डिंग टू आर्कियोबॉटनिस्ट ये कैसे बता पाएंगे कि गोट्स, बफेलोस और पिग्स को वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे? डोमेस्टिकेट तो इनको करते थे, इन जानवरों को डोमेस्टिकेट यानी कि पालतू बनाया जाता था, लेकिन इनको बताया कौन? इनको बताएगा आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोबॉटनिस्ट तो नहीं बता सकते। तो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। आपको यहाँ पे रीड बिटवीन द लाइंस करना था, चीज़ों को गौर करना था। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट जब इनकरेक्ट हो गया तो हमारे पास 2 ऑप्शन है अब, या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन डी है, क्योंकि जब तक हम तीसरे स्टेटमेंट को नहीं देखेंगे हो सकता है कि तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो। तो अगर तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर तीसरा स्टेटमेंट नहीं गलत है तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए ही रहेगा। तो क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ली या लेंटिल वेर की जो गेहूं है एंड जो मसूर है, जो बाजरा, ये सारी चीज़ें उगाई जाती थी। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उगाई जाती थी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है एंड बाकी जो गलत स्टेटमेंट है वो केवल सेकंड स्टेटमेंट है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होना चाहिए, जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन ए, डबली 2 स्टेटमेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि केवल दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ये ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी अगेन आपका चूज द करेक्ट स्टेटमेंट या कह ले तो मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको चुनना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन अर्ली हड़प्पन साइट के निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक हड़प्पा स्थल नहीं है। यहाँ पे 4 सेटलमेंट्स दिए गए, 4 साइट के नाम है, कालीबंगन, धोलावीरा, कोटदिजी, लोथल। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से साइट, कोई एक साइट नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई एक साइट नहीं है, कौन कौन से साइट इनमें से प्रारंभिक हड़प्पा फेज की नहीं है, यानी कि जो पीरियड था प्रारंभिक हड़प्पा काल का 3300 से 2600 बीसी का, इस दौरान ये जो साइट था ये नहीं था। ये साइट मेच्योर हड़प्पन फेज में बना होगा, ये लेट हड़प्पन फेज में, लेकिन अर्ली हड़प्पन फेज में ये नहीं था। होप कि आपने तीनों मैप्स को पढ़ा हो, अर्ली हड़प्पन फेज के मैप को, मेच्योर हड़प्पन फेज के मैप को एंड लेट हड़प्पन फेज के मैप को, तभी आपसे ये सवाल आसानी से बन सकता है। अगेन मूविंग टुवर्ड्स द ऑप्शंस दैट वी हैव, क्या केवल 3 यानी कि कोटदिजी नहीं था अर्ली हड़प्पन फेज में, या 1 और 2 कालीबंगन और धोलावीरा अर्ली हड़प्पा साइट नहीं है, या 2 और 3 यानी कि धोलावीरा और कोटदिजी अर्ली हड़प्पा साइट नहीं है, या अगर बात करें तो 1, 2 एंड 4 यानी कि कालीबंगन, धोलावीरा या लोथल अर्ली हड़प्पा साइट नहीं है। अगेन आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है एंड विचार करके बढ़िया से मैप्स को रिमाइंड करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा एंड अब चलते हैं आंसर के ऊपर। तो आंसर तक पहुंचने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं ना, मैप को देखते हैं। यहाँ हमारे पास 2 मैप्स हैं, एक हमारा मैच्योर हड़प्पन साइट का मैप है, मैच्योर हड़प्पन फेज का, एंड एक हमारा अर्ली हड़प्पन फेज का मैप है। अर्ली हड़प्पन फेज के मैप में अगर आप देखेंगे, वैसे तो मैच्योर हड़प्पन फेज के मैप को भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें चूंकि बहुत सारे सेटलमेंट्स है तो कन्फ्यूजन हो जाए। यहाँ पे 4 ही सेटलमेंट है, सिसवाल, कोटदिजी, दम्ब सादत, अमरीनाथ। तो अगर आप देखें तो सिसवाल जो सेटलमेंट है वो मैच्योर हड़प्पन फेज में नहीं है, कोटदिजी मैच्योर हड़प्पन फेज में है, अमरी भी मैच्योर हड़प्पन फेज में है, लेकिन ये दोनों उतने पॉपुलर नहीं थे। दम्ब सादत भी विलुप्त हो जाता है, जैसे सिसवाल विलुप्त हो गया वैसे दम्ब सादत भी विलुप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अर्ली हड़प्पन फेज में ना तो कालीबंगन का मेंशन है, ना ही धोलावीरा का, ना ही लोथल का। तो ये तीनों जो साइट है मैच्योर हड़प्पन फेज में तो थे, ये मैच्योर हड़प्पन साइट तो है, लेकिन ये अर्ली हड़प्पन साइट नहीं है। अर्ली हड़प्पन साइट हमारे पास 4 ही है, कोटदिजी, दम्ब सादत, अमरीनाल एंड सिसवाल, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, जो हमारा कालीबंगन, धोलावीरा एंड लोथल, ये तीनों अर्ली हड़प्पा साइट नहीं है। इस चीज को ये जो ऑप्शन डी है वो मेंशन करता है, तो हमारा जो सही जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए। ऐसे करके आप फिल्टर कर सकते हैं। आपको मैप बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। एंड मैच्योर हड़प्पन साइट में तो हमने देखा कि मैप की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अर्ली हड़प्पन साइट में चूंकि जब 3 ही 4 सेटलमेंट है तो आपको नाम भी याद रखना जरूरी है, जैसे सिसवाल हो गया, दम्ब सादत हो गया। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मैच्योर हड़प्पन साइट, उसमें वो लोग दम्ब सादत का नाम दे देंगे। अब आप बताइए कि दम्ब सादत का तो कहीं मेंशन नहीं था, या सिसवाल का ऑप्शन दे देंगे, तो सिसवाल का तो कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन सिसवाल अर्ली हड़प्पन फेज में है। तो आप अगर कंफ्यूज हो जाएंगे मैप्स में तो कैसे जवाब दे पाएंगे। तो आपको कम से कम अर्ली हड़प्पन फेज, लेट हड़प्पन फेज एंड मैच्योर हड़प्पन फेज का मैप तो याद रखना ही चाहिए। सो दिस वाज द अप्रोच। उसके बाद 14वां जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये तो हमने जो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उनको तो पहले ही सॉल्व कर लिया। अभी बारी आती है इमेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की। यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट दिया गया है, एक ही स्थल है, ये स्थल या ये स्मारक किस जगह पे अवस्थित है, आपको ये बताना है। पहले तो आप इस स्मारक या इस स्थल को अच्छे से देखिए कि ये किस चीज को डिनोट करता है, ये क्या है, व्हाट इज दिस मॉन्यूमेंट इज अबाउट एंड वेयर इज दिस मॉन्यूमेंट लोकेटेड, उसके बाद आपको बताना है। पहले आप इसको गौर से देखिए कि ये क्या है, कोई घर है या कुछ और है। देन यू हैव टू से कि कहाँ पे ये लोकेटेड है, क्या ये कालीबंगन में लोकेटेड है, या लोथल में लोकेटेड है, या धोलावीरा में स्थित है, या बालाकोट में स्थित है। आपको ये भी बताना है 14वें क्वेश्चन के साथ कि ये क्या है। बहुत फेमस साइट है, ये बहुत फेमस जगह है, बहुत फेमस लैंडमार्क है, ठीक है। अगर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। कहाँ पे स्थित है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जब पक्का ही आएगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस तो पक्का ही पूछे जाएंगे। जैसे बनावली में टेराकोटा स्ट्रक्चर, टेराकोटा हल मिले हैं, उसके अलावा टेराकोटा बुल्स मिले मोहनजोदारो में, वैसे ही ये जो जगह है वो बहुत फेमस है एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों के लिए। आपको बताने सबसे पहले तो ये बताने कि ये क्या है, व्हाट डज दिस पिक्चर इज ऑल अबाउट, ये पिक्चर, ये तस्वीर किस चीज़ को दर्शाती है। इसके अलावा ये भी मैं बताना है कि ये तस्वीर कहाँ की है, कालीबंगन की है, लोथल की है, धोलावीरा की है, बालाकोट की है। बालाकोट पाकिस्तान में पड़ता है, धोलावीरा, लोथल और कालीबंगन ये इंडिया में पड़ते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, पॉज द वीडियो एंड डू कमेंट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन का जवाब दिया होगा एंड अभी इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। तो दिस इज नथिंग बट द रिजर्वॉयर, ये एक जलाशय है। हमने देखा था ना कि एग्रीकल्चर में क्या किया जाता था, या तो कैनाल्स के थ्रू वो लोग करते थे, कैनाल्स का हमें एविडेंस मिला शोरतुगे में, या वेल्स के थ्रू वो लोग एग्रीकल्चर करते थे, कुओं के थ्रू, एंड कुएं बहुत सारे पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जलाशय भी थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जलाशय है धोलावीरा का जो जलाशय, धोलावीरा गुजरात में पड़ता है। धोलावीरा का जो रिजर्वॉयर है वो बहुत फेमस है, यहाँ पे शायद वो इरिगेशन करवाते होंगे खेतों में। तो ये जो जलाशय है ये बहुत ज़्यादा फेमस साइट है अगर हम हड़प्पा सभ्यता के मैच्योर हड़प्पन फेज की बात करें तो। एंड ये जो रिजर्वॉयर है लोकेटेड का, सबसे पहले तो ये है क्या, ये एक जलाशय, ये एक रिजर्वॉयर है एंड ये लोकेटेड का है, धोलावीरा में लोकेटेड। नाउ आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज मैच द फॉलोइंग। मैच यहाँ पे अगर आपके सामने 4 मैचेस दिए गए, आपको बता रहे कि कौन सा जो मैच है वो सही है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है।
तो सबसे पहला मिलान क्या है, शॉर्तुगई के आगे नहरों के निशान। दूसरा मिलान क्या है, मोहनजोदड़ो के आगे खोजी जाने वाली पहली स्थल। हड़प्पा में टेराकोटा हल मिला था, क्या ये मिलान सही है। कालीबंगन यानी कि सभ्यता की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता की शुरुआत कालीबंगन से हुई थी। आपको अगेन पॉज करना है वीडियो को, देन इस क्वेश्चन का जो जवाब है हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं। तो जो सभ्यता की शुरुआत है वो हमने देखा था इस एमसीक्यूज के इनिशियल फेज में ही कि वो मेहरगढ़ से मानी जाती है, तो इस ऑप्शन को ऐसे डिस्कार्ड कर देना। टेराकोटा हल हमने देखा था बनावली से मिलता है, तो इसको भी डिस्कार्ड कर देना है। ये जो फैक्ट है ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब टेराकोटा हल बनावली में मिले हैं, इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, या इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। देन मोहनजोदारो खोजी जाने वाली पहली स्थल, ये तो बहुत कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि हड़प्पा को ही हमने देखा था ना। पहला क्वेश्चन ही क्या था कि सबसे पहला स्थल किस स्थल को हमने एक्सकेवेट किया था, तो हड़प्पा हो गया था। हड़प्पा इज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, इसीलिए तो इस सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो बचता क्या है, ऑब्वियसली चौथा मैच बचता है, एंड चौथा मैच एक्चुअली में सही भी है, जिसके बारे में भी मैंने पिछले क्वेश्चन में चर्चा भी करी कि शॉर्तुगई में ही कैनाल्स के अवशेष मिले हैं, ट्रेसेस मिले हैं। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, शॉर्तुगई यानी कि कैनाल्स का ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स। ये हमारे थे लेवल 2 के 5 क्वेश्चन, जहाँ पे हमने जो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को देखा। फिर उसके बाद एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन को देखा जिसमें रिजर्वॉयर की बात करी, फिर शॉर्तुगई के कैनाल्स को देखा। उसके बाद अब चलते हैं लेवल 3 में, जहां हमारा सामना होने वाला है असर्शन रीजन, एंड आपके सामने एग्जर्व बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एंड एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा। तो लेट्स हैव अ लुक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16, द असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन के ऊपर एक बहुत कंप्लीट वीडियो आएगी कि भाई क्या क्या ट्रिक्स होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे व्हाट आई विल डू, यहाँ पे बहुत ही समराइज मैनर में आपको टेक्निक बता दूंगा मैं कि कैसे असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप असर्शन एंड रीजन को पढ़ें। असर्शन एंड रीजन सबसे बेसिक चीज़ है कि इन दोनों को आपको एक स्टेटमेंट के तौर पे ही लेना है कि ये दोनों ही एक कथन है। आपको असर्शन एंड रीजन टर्म को भूल जाना है, आप इस चीज़ को भी भूल जाए, असर्शन एंड रीजन को भूल जाए। सबसे पहले आपको इन दोनों को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट लेना है, अलग अलग तरीके से पढ़ना है। सबसे पहला कथन क्या है कि बोन्स ऑफ कैटल्स हैव बीन फाउंड एट हड़प्पा साइट, की हड़प्पा स्थलों पर मवेशियों की हड्डियां मिली है। पहला स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट सही है, आपको ऐसा देखना है। फिर दूसरे स्टेटमेंट को पढ़े, हड़प्पावासी अपने उपयोग के लिए पशुओं को पालते थे। हड़प्पन्स यूज्ड टू डोमेस्टिकेट द एनिमल्स फॉर देयर ओन यूज। जब आपने दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लिया है तो पहली चीज जो आपको करनी है, आपको पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। हो सकता है कि एक सही हो एक गलत हो, या नीचे वाला सही हो ऊपर वाला गलत हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही सही हो, मोस्ट ऑफ द केस में दोनों ही सही होते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही गलत हो। तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों ही स्टेटमेंट सही होते हैं। तो आपको ऐसा मान के चलना है। बाकी अगर आप गौर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अगर रीजन या असर्शन में से कोई गलत हो एंड आपने पहले से ही मान लिया कि दोनों ही सही होंगे जैसा सर ने बताया था, तो आप सही ऑप्शन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सही आंसर को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, गलत जवाब लिख के चले आएंगे। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को मानने, हालांकि प्रोबेबिलिटी तो यही है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक क्रॉस चेक जरूर करना। तो वो जो क्रॉस चेक है जब हम आंसर को एक्सप्लेन करेंगे तभी आपके सामने बताएंगे। अभी आप इस असर्शन और रीजन को पढ़े, देन हमें बताना है आपको कि बोथ ए एंड आर ट्रू, ये दोनों असर्शन और रीजन के जो स्टेटमेंट है वो सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो रीजन है ना वो अच्छे से इस ए को एक्सप्लेन कर रहा, जस्टिफाई कर रहा। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या कहता है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, दोनों सही हैं, लेकिन रीजन जो है, जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो असर्शन वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। तीसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है लेकिन दूसरा गलत है। चौथा क्या बता रहा है कि बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये दोनों ही गलत है। अब आपको क्या करना है, पॉज द वीडियो, बहुत अच्छे से विचार करके इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में, अगेन नॉट चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम असर्शन एंड रीजन को फॉलो करते हैं। असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त होप कि आपने जवाब दे दिया होगा हमारे क्वेश्चन का अपने कमेंट बॉक्स में पॉज करके। तो अभी जब हम असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें इन दोनों टर्म को भूल जाना है। हमें असर्शन एंड रीजन टर्म को भूल जाना है, हमें केवल स्टेटमेंट्स को देखना है एंड इंडिपेंडेंटली देखना है। पहले इस स्टेटमेंट को देखेंगे, उसके बाद इस स्टेटमेंट को देखेंगे, एंड पहले ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। तो पहले पहला स्टेटमेंट क्या है कि बोन्स ऑफ द कैटल हैव बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट, की हड़प्पा स्थलों पर मवेशियों की हड्डियां मिली है। पहला कथन, क्या ये कथन सही है? तो हमने जब एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी को पढ़ा एंड उससे पहले सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी को पढ़ा तो उसमें हमने क्या देखा कि बहुत सारे जानवरों की हड्डियां मिली है जिनको कि आर्कियोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं। उन्होंने बताया कि बहुत सारे जानवरों को उन्होंने डोमेस्टिकेट करा था, बहुत सारे जानवरों की वो लोग मांस भी खाते थे, वो लोग हंट करके या किसी हंटिंग कम्युनिटी से खरीद के वो लोग उनको खाते भी थे। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि हड़प्पन्स यूज्ड टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स फॉर देयर ओन यूज, कि हड़प्पावासी अपने खुद के उपयोग के लिए पशुओं को पालते थे। दोनों स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू करें। यहाँ पे क्या दिया हुआ, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट डिस्कार्ड हो जाएगा, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। उसके बाद सी क्या, ऑप्शन सी क्या, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि
पहला जो स्टेटमेंट वो तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट वो गलत है। तो यहाँ पे हमने देखा कि रीजन वाला भी जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये भी डिस्कार्ड कर सकता है, बिकॉज बोथ ऑफ द assertion एंड रीजन बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो कोई भी इसमें फॉल्स तो है नहीं, तो ऑप्शन सी वुड बी डिस्कार्डेड। इसके बाद हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आपने ये पता कर लिया, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको इन दोनों टर्म को मिटा देना, assertion एंड रीजन को मिटा देना। दूसरा स्टेप क्या है, रीड द सेंटेंसेस, रीड द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली पढ़ना, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, पहले इसको आराम से फिर इसको आराम से। अब जब आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया तो नीचे के जो दो ऑप्शंस है जिसमें ऐसा दिया गया कि ये गलत है वो सही है, इसको पहले डिस्कार्ड कर लें, ठीक है। यह तो बहुत बार होगा कि ये दोनों ही गलत होंगे, तब तो सीधे ही आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आपको इन दोनों में जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो आप सीधे ऑप्शन डी को अपना आंसर चुन लें। लेकिन जब आपने देखा कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है एंड आपने दोनों ही नीचे के ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया, तब बारी आती है हमारे टेक्निक को यूज़ करने की। व्हेन यू हैव रेड द स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली, अब क्या करना है, ये जो रीजन वाला स्टेटमेंट है उसमें आप तीन चीज़ें लगा सकते हैं। पहला आप देखिए कि बोन्स ऑफ कैटल हैव बीन फाउंड एट हड़प्पा साइट की हड़प्पा स्थलों पे ना मवेशियों की हड्डियां मिली है। यहाँ पे तीन चीज़ें लगा सकते हैं, बिकॉज, इन दोनों के बीच में बिकॉज लगा सकते हैं, या देयरफॉर लगा सकते हैं, या ड्यू टू लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस ना बहुत वैरायटी के होते हैं, जैसे सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए assertion रीजन के, उसमें अगर बिकॉज लगाया जाए तो नहीं बनेगा वो, उसमें देयरफॉर लगाना पड़ेगा, तो आपको तीनों को लगाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में बिकॉज से हमारी जो उलझन है वो सॉल्व हो जाती है, लेकिन कभी कभी देयरफॉर या ड्यू टू लगा के काम बनता है। तो अगर आप देखेंगे बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि, तो यहाँ पे सेंटेंस को जोड़े आप, अगर सेंटेंस को जोड़ने पे लॉजिक निकलता तो आपका जो ये रीजन है वो सही तरीके से अभिकथन को, यानी कि जो कारण है वो सही तरीके से अभिकथन को जस्टिफाई करता, एक्सप्लेन करता, व्याख्या करता। तो यहाँ क्या, हड़प्पा स्थलों पर मवेशियों की हड्डियां मिली है क्योंकि हड़प्पावासी अपने उपयोग के लिए पशुओं को पालते थे। इसमें लॉजिक तो लग रहा, इसलिए मिली है क्योंकि हड़प्पावासी अपने डोमेस्टिकेट करते थे जानवरों को अपने खुद के यूज के लिए। सो यहाँ पे हमने देखा केवल बिकॉज के इस्तेमाल से हमारी चीज़ें आसान होगी, यहाँ पे देयरफॉर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। बहुत जगह अगर आप देखेंगे तो देयरफॉर यानी कि इसलिए का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। सो यहाँ पे ना आप सीधे बिकॉज या देयरफॉर, क्योंकि या इसलिए को सीधे assertion एंड रीजन के बीच जोड़ देंगे, यानी कि बोन्स ऑफ कैटल हैव बीन फाउंड एट हड़प्पा साइट्स बिकॉज हड़प्पन्स यूज्ड टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स फॉर देयर ओन यूज, की मवेशियों की हड्डियां हड़प्पन साइट्स पे इसलिए मिली हैं क्योंकि हड़प्पन्स क्या करते थे, घरेलू यूज के लिए डोमेस्टिकेट क्या करते थे, पालतू बनाया करते थे। बिकॉज का इस्तेमाल करने से यहाँ पे चीज़ों को जोड़ने से लॉजिक निकल गया। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, ये तो सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। तो ये जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आर जो रीजन वाला स्टेटमेंट है, जो कारण वाला स्टेटमेंट है, वो अभिकथन के स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। अब बिकॉज करके भी, देयरफॉर करके भी या ड्यू टू करके भी अगर नहीं बनता है काम, देन आपका जो जवाब होगा वो ऐसा होगा कि ए एंड आर ट्रू तो है, सत्य तो है, लेकिन आर जो है वो सही तरीके से ए को, यानी कि ए के स्टेटमेंट को, assertion के स्टेटमेंट को व्याख्या नहीं करता, अभिकथन को व्याख्या नहीं करता। तो ऐसे करके आप assertion एंड रीजन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या होगा कि आपको स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, उससे पहले आप assertion एंड रीजन के वो कॉलम्स को मिटा दें। उसके बाद आपने जब इंडिपेंडेंटली पढ़ लिया तो आपको पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है। ऑप्शंस एलिमिनेट करने के बाद आपको देखना है कि बिकॉज लगा के काम बन रहा है, या देयरफॉर लगा के काम बन रहा है, या ड्यू टू लगा के काम बन रहा है। अगर इन तीनों में से तीनों को ही लगा के काम नहीं बनेगा तो हमारा आंसर ऐसा होने वाला है कि ए एंड आर ट्रू, अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो, एंड लेकिन जो आर है वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है को, एंड अगर बिकॉज या देयरफॉर या ड्यू टू लगा के काम बन जा रहा है तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऐसा होगा, हमारा जो आंसर होगा वो ऐसा होगा कि ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत बार बिकॉज लगा के ही काम बन जाएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बिकॉज से ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर कभी बिकॉज से सॉल्व नहीं हुआ, जैसे हमने सैम्पल पेपर के क्वेश्चन में देखा, वहाँ पे एक भी क्वेश्चन assertion रीजन का बिकॉज से सॉल्व नहीं होता, वहाँ पे वो लोग देयरफॉर से कनेक्ट करके बता रहा, तो वहाँ पे आपको देयरफॉर से कनेक्ट करके चीज़ों को सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले assertion रीजन की तरफ। सो अब आगे आते हैं, देखते हैं 17वें क्वेश्चन को। ये भी अगेन आपका एक अभिकथन और तर्क वाला है, यानी कि assertion और रीजन वाला है। स्टेटमेंट क्या है कि ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड इन शॉर्तुगे, की शॉर्तुगे में नहरों के निशान मिले हैं। कारण यानी कि जो रीजन है वो क्या कह रहा है कि गन्ना जैसी फसलों को पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अगेन आपको क्या, प्रोसेस बाय प्रोसेस, अभिकथन और कारण को पहले हटा दे, assertion और रीजन को पहले हटा दे। उसके बाद इन दोनों को ना इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से पढ़े, पहले इसको पढ़ा फिर इसको पढ़ा, एंड इन दोनों को आपस में जोड़ना भी बिल्कुल भी नहीं। अभी हमें ये पता करना है कि इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। अगर दोनों गलत है तो हमारा ऑप्शन या तो ए होगा, या हमारा आंसर या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। अगर दोनों में से कोई ए गलत है या दोनों ही गलत है तो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से हमारा आंसर हो सकता है। अब दोनों सही है तब हमारे पास ऐसा होगा कि आर क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है ए का, अगर है तो ऑप्शन ए, अगर नहीं है तो ऑप्शन बी। अगेन आपको क्या करना है, पॉज करना है वीडियो को, अच्छे से विचार करके कमेंट बॉक्स में अपने जवाब को बताना है। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि भाई इन दोनों कथनों में सत्यता कितनी है। तो पहले इंडिपेंडेंटली चीज़ों को चेक करते हैं। शॉर्तुगे में नहरों के निशान मिले हैं,
ये जो कथन है वो एकदम सही है। शॉर्तुगई में ट्रेसेस मिले हैं, कैनाल्स के निशान तो जरूर मिले, ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है। उसके बाद यानी कि ये स्टेटमेंट अगर सही है तो ये जो ऑप्शन डी है वो डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि इसमें क्या कहा गया कि ए और आर दोनों फॉल्स है, तो ऐसा तो है नहीं, ये तो हमारा सही है, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। इसके बाद क्या कहा गया कि गन्ना जैसी फसलों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा कि ये जो असर्शन रीजन है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में है। शॉर्तुगई में नड़ों के निशान मिले हैं, इसका कारण ये दिया गया है कि गन्ना जैसी फसलों को पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अभी आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स कौन कौन से उगते थे। मिलेट्स उगते थे, वीट्स उगते थे, बार्ली उगते थे, हमारे पास लेंटिल्स उगते थे, सिसैम उगते थे, राइस भी उगता था, कभी कभी चिकपी भी उगता था, लेकिन गन्ना कभी नहीं उगता था, शुगर केन कभी नहीं उगता था। द वन क्रॉप विच वी आर श्योर अबाउट कि ये नहीं उगता था वो शुगर केन है। शुगर केन कहीं भी नहीं पाया गया है, तो जब शुगर केन पाया ही नहीं गया तो उसके लिए पानी की आवश्यकता कैसे पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट चाहे एशर्सन को जस्टिफाई करे या ना करे, हमें इतने से मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है वो खुद में ही गलत है, क्योंकि शुगर केन की खेती तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा की नहीं जाती है। तो रीजन वाला जो स्टेटमेंट है यानी कि जो आर है वो गलत है। तो अवर आंसर वुड बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब इन दोनों को हमें देखना भी नहीं है, अगर हम प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ऐसा होगा, अगर नहीं तो बैठे रह जाएंगे, पहले एसेशन को, फिर रीजन को, फिर जस्टिफाई वाले, फिर जस्टिफिकेशन देखे कि भाई आर जो है वो अच्छे से जस्टिफाई कर पा रहा है ही नहीं कर पा रहा, अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में नहीं पढ़ना, मैं स्टेप बाय स्टेप चेक करते रहना अपने ऑप्शंस को। हमने जब ए स्टेटमेंट को सही माना तो हमने ऑप्शन डी को चेक करके डिस्कार्ड कर दिया। फिर जब हमने आर जो स्टेटमेंट है उसको देखा एंड माना कि ये गलत है, तो हमने ऑप्शन सी में देखा तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एंड बाकी के जो ए हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, उसमें क्या दिया गया कि बोथ ए एंड आर ट्रू। तो ऐसा तो है नहीं कि आर तो ट्रू है नहीं, इसमें भी आर को सही बताया गया, तो ये दोनों ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएंगे। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, की असर्शन में जो हमारे पास कथन दिया गया वो सत्य है, लेकिन जो रीजन में कथन दिया गया है वो गलत है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगेन जितने भी लोगों को असर्शन रीजन में प्रॉब्लम आती है, एक कंप्लीट जो वीडियो है 12-15 मिनट की ट्यूटोरियल टाइप वो हम अपलोड करने वाले हैं। इसमें मल्टीपल टाइप के बिकॉज करके कैसे असर्शन रीजन को सॉल्व करा जाता है, देयरफॉर लगा के कैसे सॉल्व किया जाएगा, ड्यू टू लगा कैसे सॉल्व किया जाएगा, हर एक को एग्जाम्पल से ले लेके सैम्पल पेपर से एग्जाम्पल उठाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जाम्पल उठाएंगे, लेकिन आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है उनको जरूर क्लियर किया जाएगा। तो 17वें क्वेश्चन के बाद अब बारी आती है 18वें क्वेश्चन की, विच इज एग्जर्प्ट। एक एग्जर्प्ट है हमारे पास। एग्जर्प्ट में क्या कहा गया है, एग्जर्प्ट में यहाँ पे किसी जगह के बारे में बताया गया। कहा गया कि पुरातत्वविदों ने वहाँ नहरों के निशान पाए। यह संभव है कि सिंधु घाटी के लोगों ने सिंचाई के लिए कुओं और जलाशयों के अलावा नहरों का उपयोग किया हो। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड देयर and it is likely possible that the Indus Valley people have used canals other than wells and reservoirs for the purpose of irrigation. The archaeologists have found canals, traces of canals there. There मतलब किसी प्लेस को यहाँ पे डिनोट किया जा रहा। तो जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन है वो किसी प्लेस से रिलेटेड पूछी जाएगी। तो सवाल ये है कि विच प्लेस इज मेंशन्ड है, किस जगह की बात की जा रही है, किस जगह के बारे में कहा गया कि ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड देयर। आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स यानी कि कैनाल्स के निशान, नहरों के निशान वहाँ पे पाए हैं। क्या वो मोहनजोदड़ो है, क्या वो हड़प्पा है, क्या वो शॉर्तुगई है, क्या वो लोथल है। आपको अगेन जवाब देना, हमको पॉज करें वीडियो को एंड विचार करके जितनी भी चीज़ें आपने पीछे पढ़ी है, इस वीडियो में भी हमने बहुत बार इस क्वेश्चन का जवाब बताया है, तो आपको चीज़ों को फ्लैशबैक में रिवाइंड करके जवाब ढूंढना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू विच प्लेस इज मेंशन्ड देयर, तो हमने देखा था कि शॉर्तुगई बहुत फेमस था नहरों के निशान के लिए, कि जितनी भी इरिगेशन की चीज़ें थी। हमने देखा था कि धोलावीरा में क्या पड़ा, धोलावीरा में रिजर्वॉयर है, जलाशय है, लेकिन शॉर्तुगई में हमने ट्रेसेस देखे थे कैनाल्स के, नहरों के निशान हमने शॉर्तुगई में देखे थे। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर वुड बी शॉर्तुगई, करेक्ट आंसर वुड बी द शॉर्तुगई। एंड ये जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एंड लोथल है, ये यहाँ पे हमने कोई भी कैनाल्स के अवशेष नहीं देखे। हमें कैनाल्स के जो निशान है वो एकमात्र केवल शॉर्तुगई में मिला। एंड शॉर्तुगई को अगर आप मैप में देखना चाहें तो आगे भी मैप में भी दिखाया जाएगा। इस एग्जर्व से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, 19वां नंबर क्वेश्चन। ये जो शॉर्तुगई है आखिर ये लोकेटेड कहाँ है। अगेन आपने अगर मैच्योर अर्बन फेज के मैप को पढ़ा होगा, उस साइट, उस दौरान जितनी भी साइट्स थी, अगर उनको लोकेट किया होगा मैप में, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि शॉर्तुगई कहाँ अवस्थित है। क्या पाकिस्तान में अवस्थित है, या ईरान में अवस्थित है, या हिंदुस्तान में अवस्थित है, या अफगानिस्तान में अवस्थित है। अगेन आपको पॉज करना वीडियो को एंड कमेंट बॉक्स में अपने जवाब को बताना है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। होप कि आपने जवाब दे दिया होगा। शॉर्तुगई इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान। किस में लोकेटेड है? तो आप अगर मैप को देखेंगे, हियर इज द मैप, दिस इज इंडिया, ये हमारा पाकिस्तान हो गया, ये हमारा ईरान हो गया, ठीक है, ये हमारा ईरान, सॉरी ये हमारा ईरान हो गया, ठीक है, एंड ये जो पोर्शन है हमारा अफगानिस्तान है। तो शॉर्तुगई कहाँ पे लोकेटेड होगा? ऑब्वियसली शॉर्तुगई विल बी लोकेटेड इन अफगानिस्तान,
इसीलिए शॉर्तुगाई को हम लोग नॉर्दर्न एंड भी मानते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सबसे उत्तरी छोर में मिला है वो शॉर्तुगाई मिला है। सबसे पश्चिमी छोर चुतकागेंदोर, सबसे दक्षिणी छोर हमारे पास दाइमाबाद है, महाराष्ट्र में जगह, एंड सबसे अगर बात करें तो पूर्वी छोर एक उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक जगह आलमगीरपुर करके, वो अभी तक पाया गया कि हमने आलमगीरपुर को अभी तक सबसे रिसेंटली डेवलप्ड साइट में सबसे ईस्टर्न साइट में मानते हैं, उससे सबसे ईस्टर्न साइट में मानते हैं। तो शॉर्तुगाई इज द मोस्ट नॉर्दर्न साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ये लोकेटेड हमारा अफगानिस्तान में। ये फेमस इसलिए था क्योंकि शॉर्तुगाई में बहुत भारी मात्रा में लैपिस lazuli का प्रोड्यूस किया जाता था, एंड लैपिस lazuli यहाँ से प्रोड्यूस होता था, मेसोपोटामिया जाता था, मेसोपोटामिया से इजिप्ट जाता था। यहाँ से इजिप्ट डायरेक्ट ट्रेड नहीं होते थे, इसके वजह से हमें नहीं मिले, लेकिन यहाँ के सामान इजिप्ट जरूर जाते थे। कैसे जाते होंगे? यहाँ से मेसोपोटामिया जाता होगा सामान, फिर सामान वहाँ से मेसोपोटामिया से इजिप्ट जाते होंगे। एंड यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड कहाँ होता था? ओमान के साथ होता था, बहरीन के साथ होता था। आगे चल के अगर हम सीरीज को अच्छे से पढ़ पाएँ, स्क्रिप्ट को पढ़ पाएँ, तो हमें पता चले कि चाइना में भी शायद ट्रेड होता हो, क्योंकि शॉर्तुगाई तो वही ट्रेड रूट पे लोकेटेड है, क्योंकि अफगानिस्तान के होते वही सेंट्रल एशिया आ जाता था। तो प्रोबेबली लैपिस lazuli का इस्तेमाल हमें चाइना में भी देखा, तो हो सकता है कि शॉर्तुगाई के थ्रू लैंड रूट से ट्रेड होता हो। आगे चल के जब चीज़ें डिसाइफर करी जाएंगी, एक्सकवेट की जाएंगी, तो आपको और पता चलेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक जगह लोकेट किया जा रहा है, ये जगह है इंडिया के मैप पे, इंडिया में ही है, पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया में एक हड़प्पन साइट को यानी कि इंडस वैली साइट को लोकेट किया गया है, ए मार्क करके। आपको बताने कि कौन सा साइट यहाँ पे लोकेट किया गया है। विच मेच्योर हड़प्पन साइट इज मार्क्ड विथ ए, किस विकसित या परिपक्व हड़प्पा स्थल को ए से चिन्हित किया गया है। आपको बहुत सोच विचार के इसका जवाब देना। सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो टुकड़ा है ये किस प्रोविंस का टुकड़ा है, ये कौन सा प्रोविंस है, हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, क्या है। फिर आपको इसमें से फिल्टर करना पड़ेगा कि धौलावीरा, नागेश्वर, लोथल और बनावली में से कौन कौन से जो साइट है वो इस प्रोविंस में आते हैं, इस स्टेट में आते हैं। उसके बाद आपने जब इनको फिल्टर कर लिया तब आप और क्लोज आ जाएंगे अपने आंसर से। तो आई होप कि आप ऐसे ही अपने आंसर को अप्रोच करेंगे, इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। पुट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। होप कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब चलते हैं आंसर के ऊपर। तो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये कौन सा स्टेट है। मोस्ट ऑफ द लोगों ने अभी तक प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि ये जो है हमारा गुजरात है, ये गुजरात है, ये हमारा एमपी है, मध्य प्रदेश, एंड ये हमारा राजस्थान, ठीक है, ये है हमारा राजस्थान, ये हमारा पता पंजाब, ये हरियाणा, ये हमारा उत्तराखंड का पोर्शन, ये हिमाचल का पोर्शन, ये यूपी का पोर्शन। तो ये जो इलाका है, ये जो ए नाम से पोर्शन हमने डिजाइनेट किया है, ये ऑब्वियसली एक कोस्टल सिटी है। एक कोस्टल सिटी मतलब जिसका समुद्री तट से एक्सेस हो। एंड कोस्टल सिटी कौन थी? या तो नागेश्वर था या लोथल था। जब आपने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा होगा तो दो ही सिटी थी जिनका कोस्टल एक्सेस था, या नागेश्वर था या लोथल था। दोनों ही थैंकफुली गुजरात में थे। धोलावीरा भी गुजरात में है, लेकिन ये कोस्टल सिटी नहीं है, तो इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। बनावली गुजरात में है ही नहीं, वो तो हरियाणा में, तो इसको भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। कोस्टल सिटी दो ही है, नागेश्वर और लोथल। लोथल या नागेश्वर में कंफ्यूजन है, तो नागेश्वर पड़ता कहाँ था? यहाँ पे पड़ता था, कच्छ के खाड़ी के पास, यहाँ पे। तो जब नागेश्वर यहाँ पे पड़ेगा तो ऑब्वियसली ये जो नागेश्वर है तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, लोथल ही होगा। तो लोथल हमारा गल्फ ऑफ कैम्पे के पास पड़ता था यहाँ पे, एंड लोथल से ही बहुत सारे सामान जो है वो ओमान एंड बहरीन जाया करते थे। तो ये जो ए नाम से प्लेस को मार्क किया गया है वो लोथल है। नागेश्वर और लोथल में जब भी कंफ्यूजन हो तो आपको ऐसा समझना है कि लोथल गल्फ ऑफ खंबात के पास था, एंड जो नागेश्वर है वो गल्फ ऑफ कच्छ के पास होकर गुजरता था। ये हमारा नागेश्वर है, दिस इज नागेश्वर, दिस इज नागेश्वर। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट से हमारे नागेश्वर हो गया, बालाकोट हो गया, लोथल हो गया, देबल हो गया, ये सारे पोर्ट्स है हमारे पास। फिर ये हमारा लोथल हो गया। देबल तो उस जमाने में नाम नहीं था, लेकिन उसको भी एज ए पोर्ट यूज़ किया जाता था। देबल आज का कराची है, अगर आपको पता हो तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। होप कि आपने सारे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा एंड कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दिया होगा, ताकि आगे चल के मैं उन क्वेश्चन को रिव्यू कर सकूँ, हमारी टीम आपके अटेम्प्ट को रिस्पॉन्ड कर सके। अगर आपका आंसर सही है तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, अगर आपका आंसर गलत है तो भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, प्लस आपको एक एलाबोरेट आंसर भी मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आगे ऐसी ही जो सीरीज़ है वो रेगुलर चलेंगी। अभी हमने शुरुआत करी है क्लास 12 हिस्ट्री से, धीरे धीरे क्लास 11 हिस्ट्री एंड उसके बाद सोशियोलॉजी, क्लास 11-12 दोनों की, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। अगर अभी कोई डाउट है तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, गूगल फॉर्म का भी लिंक दे दिया गया है, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछें लेकिन डाउट पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस MCQ सीरीज से बहुत कुछ भी बेनिफिट्स मिले हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, इफ यू फाइंड इट वर्थ शेयरिंग। अगर आपको लगे कि इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों को एक साथ लाके पढ़ाया, इन दोनों के ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। इफ यू फाइंड द कंटेंट लाइकेबल, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दें। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।